सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, ये जीवन है तो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, तनाव है, सब कुछ होता है और सभी के जीवन में होता है। मतलब कार्यक्रम शुरू हुआ तनाव और कठिनाई और समस्या की बात, क्या हो गया भाई? हाँ भाई, ऐसा है कि कुछ दिन विशेष जब आते हैं तो हमें उन विषयों पर बात करनी पड़ती है, और जब उन विषयों पर बात करनी पड़ती है तो उनकी भूमिकाएं भी बनानी पड़ती हैं। यानी कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस है, आज तो नहीं है, कल है, जून को ही, कल मनाया जाता है। और मनाया क्या जाता है, इसको मनाने के पीछे की प्रथा यह है कि जागरूकता अभियान जैसा है, कि कोई ऐसा उत्सव जैसा नहीं है कि हम इसमें खुश हों, लेकिन हाँ ये कि जागरूक होने के लिए एक अभियान सा चलना चाहिए। लेकिन हम भी कुछ कुछ अभियान चलाते रहते हैं, कोशिश करते हैं, एक छोटा सा प्रयास हमारा रहता है, यानी सखी सहेली के माध्यम से कि कुछ चीजें बताएं, जैसे कि आज हम खास कुछ व्यंजन बताएंगे। बिल्कुल, व्यंजन बताएंगे, और भी अंकुरित दालों का बड़ा स्वस्थ होगा, मतलब स्वास्थ्यवर्धक होगा। अगर स्वास्थ्य की बात आती है तो गर्भधारण अगर स्वस्थ हो तो फिर तो जाहिर है कि जो हमारे नौनिहाल होंगे वो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, उनका भविष्य अच्छा होगा। हाँ, और इसके अलावा नारी सशक्तिकरण की तरफ हमने एक और कदम बढ़ाया है, तो उस कदम की भी हम बात करेंगे। मालगाड़ी के निरीक्षण में महिलाओं का जो अब योगदान होने लगा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो उस बारे में भी हम अपनी सखियों से जो हमने बात की है वो सुनवाएंगे, और इस तरह से मिला जुला हमारा बातों का ये कार्यक्रम होगा। हाँ तो भाई ठीक है, ऐसा तनाव केवल नहीं है, लेकिन हाँ उलझन भरी चीजें आती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं समाज में जहाँ मिठाई है वहीं थोड़ा सा खटास भी है, कड़वापन भी है। तो ये मादक द्रव्य है जो कभी कभी गिरफ्त में ले लेता है हमारे बच्चों को, या खुद हमें, या किसी को भी हो सकता है, कोई भी उसमें जा सकता है। लेकिन आप सब जानते हैं दोस्तों कि ये कैसी बुराई है और जिसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। बिल्कुल, और नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति का जो असर है वो परिवार पर तो होता ही है, लेकिन साथ ही उसका असर समाज और देश को भी प्रभावित करता है। और युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे की लत से पीड़ित होती है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। भाई युवा जो होते हैं उनके में बड़ी जिज्ञासा होती है, और सब कुछ कर गुजरने की इच्छा भी होती है, और उस समय सामर्थ्य भी उनकी होती है। तो उन्हें लगता है जो ठीक है, जो थोड़ी बहुत तकलीफ होगी हम झेल लेंगे, इस समय तो हमारी जो शक्ति है काफी हम ऊर्जावान हैं इस वक्त। तो जो हमारे जाबाज कर्णधार हैं वही अगर इसकी गिरफ्त में हो तो फिर तो हमारे देश की उन्नति प्रभावित होगी ही, क्योंकि उनकी पूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा इन कार्यों में लग जाएगी और खत्म हो जाएगी, जो कि किसी खास अच्छे काम में लग सकती है और देश का मुस्तकबिल बदल सकती है। तो इसीलिए अगर हम पर्सनल यानी खुद के बारे में ना सोच के अगर देश के बारे में सोचे, तो युवा जब इस गिरफ्त में आते हैं तो देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और नशे के आदी जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक क्रियाशीलता भी उनकी शून्य हो जाती है, लेकिन फिर भी वो व्यसन को छोड़ते नहीं है। धूम्रपान से क्या होता है कि फेफड़ों का कैंसर होता है, तो यानी कि तबियत खराब, और मादक पदार्थों के सेवन से उत्तेजना बढ़ती, जिससे समाज में अपराध और गैर कानूनी हरकतों को भी बढ़ावा मिलता है। और तंबाकू के सेवन से तपेदिक, निमोनिया और सांस की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नशा करने से जन और धन दोनों की हानि होती है, इसलिए इससे मुक्त रहना, समाज का इससे मुक्त रहना बहुत आवश्यक है। और एक एक व्यक्ति मुक्त रहेगा तो जाहिर है कि पूरा समाज मुक्त रहेगा और वैसा ही बनेगा जैसा कि हम आप बनेंगे। और वैसे भी इसकी गिरफ्त में अगर हम हैं तो जैसे हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है, या नर्वस सिस्टम हमारा, हमने पहले ही कहा गिरफ्त में रहते हैं, तो आप अपने हाथ में ही नहीं रहते हैं, आप अपने होश में नहीं रहते हैं, इसलिए आप उसके बगैर फिर नहीं रह पाते। और ऐसे में जब आप कहीं नशे में हो तो अगर आपने कोई भी वाहन चला रहे हैं, चाहे अपना चला रहे हैं, दो पहिया वाहन है या 4 पहिया है, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को हम बुलावा देते हैं। और सिर्फ अपना ही नहीं हम जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि आसपास जो भी साथ में आते हैं वो भी उसके शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए
सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर कभी कभी ये भी होता है मंजू की, देखा गया है, मतलब कहीं छुपा नहीं है, हालांकि समाज की बहुत खराब तस्वीर है, लेकिन फिर भी यहाँ जो मंच है हमारे आप सबके परिवार का है, तो हम जरूर साझा करेंगे कि फिर घर आकर बच्चों को, अपनी पत्नी को या जीवन साथी को या कि मतलब हिंसा पर उतर आते हैं, मारपीट करते हैं, घरेलू तौर पर देखा जाए, जो कि एक घरेलू हिंसा का स्वरूप है। बिल्कुल। और नशा करना जो है बुराई का प्रतीक है, हम सभी जानते हैं। और नशा करने से व्यक्ति के विवेक के साथ उसकी सोचने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो भी नष्ट हो जाती है, और वो अपने हित या अहित की या भले बुरे का जो अंतर है वो समझ नहीं पाता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि वो जब नशा करके घर आता है तो घर में आके हिंसा करता है, पत्नी के साथ झगड़ा करता है, बच्चों के साथ झगड़ा करता है, तो यानी कि उसे क्या अच्छा है अपने लिए या परिवार के लिए, समाज के लिए, उसे वो समझ नहीं पाता है। बिल्कुल, ये तो होगी हिंसा की बात, लेकिन जो पैसा खर्च करते हैं उसमें, वो पैसे बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के उन्नति के लिए, घर की तरक्की के लिए और उनका भविष्य उज्जवल बने, उन सब चीजों में जो लगना चाहिए या आपके अपने स्वास्थ्य के लिए जो खर्च होना चाहिए, वो हम कहाँ डाल रहे हैं, मतलब कहने की कोई जरूरत नहीं है। यूं कहे कि उससे अच्छा कि आप पैसे फेंक दें तो ठीक है, लेकिन आप एक तो अपना शरीर नष्ट कर रहे हैं, वो भी अपने पैसे खर्च करके, इससे ज्यादा नासमझी की बात और क्या होगी। और कई बार तो रेणु जी हमने ये भी देखा है कि आदमी जो है वो पैसा या तो कमा कर लाता नहीं है, या लेकर आता है तो पूरा का पूरा पैसा नशे में बर्बाद कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि घर की जो महिला होती है, या तो उनकी पत्नी है या घर के और सदस्य, उन्हें काम करना पड़ता है क्योंकि घर चलाना है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि वो अपनी पत्नी से भी जबरदस्ती पैसे छीन लेते हैं, और नौबत यहां तक आ जाती है कि बच्चों और पत्नी के पास में खाने पीने तक का इंतजाम नहीं होता है, और ये जो स्थिति होती है बड़ी दुखद स्थिति होती है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी मादक द्रव्य है या नशे करने वाले पदार्थ हैं, उनसे सभी को दूर रहना चाहिए, या अगर बहुत ही अगर किसी व्यक्ति के लिए जरूरी ही हो गया है तो कम से कम इस तरह तो करें कि वो होश में रहे। या दलीलें लोग बहुत देते हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे कि कहते हैं कि बदलती जीवन शैली हमारी है, परिवार में कुछ झगड़े होते हैं इसलिए हम नशा करते हैं, या हमारे संगी साथी ऐसे हैं, या कभी कभी आजकल तो कहते हैं कि हमारे व्यवसाय की ये मांग है, ये जरूरत है, आप लोग नहीं समझते। और वहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, जिसकी वजह से नशे की लत। हाँ, लोग ये कहते हैं कि भाई हम खुद से करना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ कारण है जिसकी वजह से हम सबसे पहला जो कारण दिया जाता है वो तो है कि भाई दोस्तों के साथ रहते थे, लत लग गई, तो यानी कि संगत का असर वो समझते हैं। लेकिन अगर हम चाहे तो बच सकते हैं, संगत का असर हो तो ऐसा ही असर हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है। है ना? इसके अलावा कई लोग जो है इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, और उस पर जो चीजें वो देखते हैं उनमें ऐसा लगता है कि नशा करना मतलब ये एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, तो इसलिए भी नशे की लत लग जाती है। कई बार क्या होता है, एकाकी जीवन होता है, कोई उनसे बातचीत करने वाला नहीं होता। जैसे कि हमने कहा कि वो अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती, लेकिन कठिनाइयों का सामना करने की बजाय उन्हें ऐसा लगता है कि नशा करके अपने आप को डुबा लिया जाए, किसी और दुनिया में चले जाएंगे, यूं कहें कि गम भूल जाएं हम, तो बेहतर है। गम कुछ नहीं होता है, और हमें लगता है ये सारी चीजें जो हम लोग कह रहे हैं, बदलती जीवन शैली, संगत, कभी कभी कहते हैं हमें बॉस को खुश करना होता है, कभी कभी कहते हैं हमें अपने क्लाइंट बनाने होते हैं, इसलिए हम ये सब करना पड़ता है, आप लोगों को नहीं पता। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंजू बहाने हैं हमारे ये करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिन पार्टी का या जो जिस समुदाय की ये बात करते हैं, वहां पर कोई ना कोई ऐसे दो चार व्यक्ति होंगे जो कुछ भी नहीं छूते होंगे, फिर भी वो उसी चरम शिखर पर पहुंचे होंगे, उतने ही सफल होंगे जितने की बाकी सब। हाँ, लेकिन वो उदाहरण आमतौर पर दिए नहीं जाते, बल्कि उन्हीं दोस्तों का उदाहरण दिया जाता है जो नशा करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई इन नशीले पदार्थों के सेवन से आप दूर रहें, नशा ना करें। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए और देश के लिए घातक है, इसके लिए इनसे बचे रहें। बिल्कुल।
मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। नशे में हूँ लेकिन मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं। किसी को मिले हैं झलकते प्याले, किसी को नजर से पिलाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। किसी को नशा है जहाँ में खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का। कोई पी रहा है लहू आदमी का, हर एक दिल में मस्ती रचाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। जमाने के यारों जलन है निराले, यहाँ तन है उजले मगर दिल है काले। ये दुनिया है दुनिया यहाँ मालो जर में, दिलों की खराबी छुपाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। तो ये नशीला गीत भी हमने सुन लिया लेकिन भाई गीतों का नशा करना ठीक है या किसी कला का नशा करना ठीक है, लेकिन ये इस तरह के नशे जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी बातों का नशा कर लिया जाए जीवन में कि जब खाली वक्त हो या तनाव का वक्त हो तो अपने तनाव को उस तरह से आप मिटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। किसी और का सहारा आपको न लेना पड़े। और खास तौर से उसमें कहीं इस तरीके का पैसे न खर्च हो, आपका शरीर नष्ट हो, स्वास्थ्य न बिगड़े, इन सारी चीजों का ख्याल रखें। और जब नशे की बात आती है तो कुछ लोग कुछ इस तरीके के काम का नशा कर लेते हैं या ठान लेते हैं कि हमें ये करना है। कुछ ऐसा ही रेलवे के अधिकारियों ने सोचा और फिर हमारी बहनों ने पूरा जज्बा दिखाया, वो उत्साह दिखाया। और पहले से भी वो चाहती थी लेकिन उन्हें जरा सा माहौल मिला तो उन्होंने कर दिखाया। और उसके बाद जैसे कि पहले कभी कोई भी मालगाड़ी का जो चेकिंग है वो नहीं करती थी, पूरे महिलाओं ने ही किया, उसमें कोई भी पुरुष नहीं था। वो भारी भरकम काम करना मुश्किल की बात। हमने बात यानी कि हाँ बिल्कुल, यानी कि एक और ऐसा क्षेत्र जहाँ महिलाएं पहले अपनी दस्तक नहीं दी थी जिन्होंने, लेकिन अब उनके कदम वहां भी पड़ चुके हैं। तो इसकी एक ये मिसाल है। तो आइए सुनते हैं ये रिकॉर्डिंग।
दोस्तों, मध्य रेल की ये पहल कि बहनों से मालगाड़ी का निरीक्षण करवाया गया, यानी कि बहुत हैवी होता है, बहुत भारी उसमें उपकरण होते हैं जो कलपुर्जे होते हैं, जो अभी तक सिर्फ हमारे पुरुष भाई करते थे, वो अब बहनों ने कर दिखाया है। ये मध्य रेल की पहल है और रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। 40-50 वैगन का ये जो मालगाड़ी होता है, काफी आप समझ रहे हैं, आपने देखा भी होगा। उसी में की एक हमारी बहन है, तकनीकी सहयोगी उसमें की सदस्य श्वेता सूर्यवंशी जी। श्वेता जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। श्वेता सूर्यवंशी बोल रही हूँ जी, आप बताएं, आप क्या करती हैं, किस विभाग में हैं, स्वयं बताइए। मैं CNW में हूँ और टेक्नीशियन के पद पे हूँ। जी, तो अभी जो हुआ है ये ऐतिहासिक कार्य, उसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई हो, आपके हिस्से में ये आया। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी हो रही है और हम सब महिलाएं गर्व महसूस कर रही हैं। जी, और उसके साथ जो आपकी बाकी पूरी जो आपका समूह है, एक ग्रुप है, मंडल है, उसमें लगभग आप लोग सबकी उम्र क्या है? मैडम, किसी की 20 है, 25 है, 26 है, 40 है, 35 है, ऐसी है। क्या बात है, यानी कि 20 नहीं है जी, सबकी सेम नहीं है, यानी कि 20 से लेकर 40 तक में हमारी वो बहनें हैं। तो अगर 20 वाली कर रही हैं तो उनके लिए भी हमारे दांतों तले उंगली दब जाती है, और 40 के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। क्या बात है, ये सुनकर और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने कर दिखाया। तो चलिए बताइए, आपका अनुभव क्या रहा इस प्रशिक्षण के दौरान, और खासतौर से जब 8 जून को आपने ये कार्य किया तब? बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये काम हमको चुनौतीपूर्ण लिया हम लोगों ने। जी, जॉन सर का बहुत सहयोग रहा हम लोगों के लिए। जी, क्योंकि जॉन सर ने पहले से हम लोगों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया था। क्या कहते थे वो, आपको क्या लगा कि हमें करना चाहिए? वो हमें बोलते थे कि तुम सीखो और तुम कर सकते हो। जी, और हम लोगों के ऊपर उनको विश्वास था, तो हम वो कर पाए। जी, कहीं आपको ये नहीं लगा कि हम महिला हैं और हमें कोई तकलीफ हो जाएगी? ऐसे आमतौर पे कहा जाता है, बड़े नाजुक हाथ होते हैं, कहीं कुछ हो जाएगा तो कुछ दिक्कत हो जाएगी तो? नहीं, शुरू शुरू में थोड़ा कठिन लगता है जी, मगर धीरे धीरे आदत बन जाती है और हम कर पाए। अच्छा, परिवार में जब पता चला कि ये भारी कार्य आप करने जा रहे हैं, घर में आपको लगा, जबकि बताया ही होगा आपने कि हमारा ऐसे चयन हुआ है और हम भारी कार्य करने जा रहे हैं, कोई विरोध? नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं था, सब खुश हैं। खुश थे उस वक्त? नहीं, शुरू में तो रहे होंगे कि क्यों, तुम क्यों कर रही हो? नहीं, गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है उसके लिए। तो देखिए, आप ये ना कर, ये आपके बीच बीच में आवाज क्या आ रही है? बाहर ट्रेन में इनकी आवाज है क्या? हाँ, वो इंजन की आवाज। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, अभी तो ये प्रशिक्षण के बाद लग रहा है आपको, उस समय तो लग रहा होगा कि सरकार आपको वैसे भी वेतन तो देती ही, अगर आप ये ना करती तो भी, ऐसा नहीं है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हम लोगों को कुछ ना कुछ काम दिया जाता है क्योंकि हम उस फील्ड पे आए हैं। अच्छा, तो वैसे रूटीन में जब आपका फील्ड वर्क जो ये होता है तो काफी टफ होता है, बहुत दिक्कत भरा होता है, उसमें भी बहुत ताकत लगती है आप लोगों को? हाँ, ताकत जैसे लगती है हम लोगों को। जैसे क्या करती हैं? जैसे ब्रेक ब्लॉक चेंज करना या फिर CDC कुछ कंपाउंड वगैरह चेंज करना रहता है, उसके लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। श्वेता जी, जो ये आप बता रही हैं, ये हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। ये थोड़ा बताएं कि कितना भारी होता है या कैसे आप कर पाती हैं, उसकी खास तकनीक होती है? हाँ, या तकनीक से ही हम कर पाते हैं। जैसे कितना भारी होता है ये? कुछ ऐसा भारी की तो नहीं कह सकते कि कितना भारी है, इतना अंदाजा नहीं, मगर हम लोग सब मिलके करते हैं तो हो जाता है हम लोगों से। भारी तो होता है क्योंकि पुरुषों की ताकत हम लोगों से ज्यादा होती है और वो काम हम कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि रिंच आदि की अगर हम बात करें, जो हम लोग आमतौर पे घर में बात करते हैं, तो वो तो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, रेलवे वाले जो होते हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म पर जो देखते हैं, वो सब आप उठा लेते हैं? कोशिश करनी पड़ती है ना हमको। तो वो भी काम आप लोग करती हैं? हाँ हाँ, करना पड़ता है ना। यानी कि कोई भी चेंज करना है, कुछ भी कौन से पार्ट्स वगैरह चेंज करना है जी, तो हम करते हैं वो पार्ट चेंज करती हैं आप लोग? मतलब जी जी जी, मतलब क्योंकि हमें तो लगता है कि वहाँ का जो एक भी जो पेंच वेंच भी होता है वो काफी बड़ा होता है। हाँ, बड़ा तो होता है मगर टेक्निक से जैक लगा के हो जाता है आसानी से। आप जितना आसानी से कह रही हैं वैसे इतना आसानी से नहीं होता होगा। हाँ, ठीक है कि अब आपकी आदत पड़ गई है तो आप बहुत आसानी से कह रही हैं, क्योंकि हम लोगों को तो ट्रेन देखकर ही बहुत भारी भरकम लगती है। जी जी जी। कितने वर्ष हो गए आपको नौकरी करते हुए? मुझे 7 साल हुआ है। कितना? 7। 7 जी, 7।
तो शुरू से आप इतना ही भारी काम कर रही हैं? शुरू में 2-3 साल तो सिकलाइन में काम किया, जी यानी राइटिंग वर्क था। जी। फिर उसके बाद हम लोगों की प्रमोशन हुआ तो हम लोग फील्ड में ही आ गए। अच्छा, फील्ड में आ गए। जी। अब ये बताइए कि आपको वो कमरे में बैठकर लिखने पढ़ने वाला काम ठीक लगता था या फील्ड वर्क? फील्ड वर्क ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? खुशी होती है कि हम वो कर पा रहे हैं जो लोग सोच नहीं पाते। हाँ जी। तो आप बाकी लोगों को जब बताती हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? तुम ये कर पाते हो क्या? अच्छा। ऐसा। नहीं, चलिए, घर में तो परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे हस्बैंड हैं जी। और सास हैं, 2 जेठ हैं, नंद है। यानी कि पूरा परिवार है, आप ससुराल में रहती हैं। जी, जी। चलिए, वहाँ तो अब लोगों को धीरे धीरे पता चल गया होगा। हाँ, शुरू से ही पता है सबको। अच्छा। हाँ। नहीं, मतलब जो काम है आप भारी फील्ड वाला करती हैं, उसके लिए किसी को दिक्कत नहीं हुई? शुरू शुरू में तो बोलते हैं कि ये कैसे कर पाओगे तुम लोग, तुमसे होगा क्या? जी। पर कर लिया हम लोगों ने कोशिश करने से। अच्छा, वैसे जैसे कहीं आप परिवार में और कहीं सामाजिक सरोकार में मिलती जुलती हैं लोगों से और बताती हैं, तब लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्योंकि मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है ये, श्वेता जी। जी। किसी को बताएंगे ना कि हम CNW में फील्ड वर्क करते हैं, जी। तो वैसे तो लोगों को लगता है कि ये लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छी पोस्ट नहीं है इन लोगों की, ऐसे ही है। जी। मगर जब हम लोग खुद काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है। यानी आपको खुद फक्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। हाँ हाँ। लेकिन आप जब लोगों को बताते हैं तो उन्हें लगता है कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं, मजदूर टाइप का, मजदूर टाइप का। जी जी। है ना? जी जी जी। चलिए श्वेता जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपको खुद बहुत गर्व है अपने काम पर, आपका स्वाभिमान है और आपको अभिमान है इस बात पर, और होना भी चाहिए अपने कर्म पर अभिमान। ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको विशेष बधाई। और मतलब तो आप आमतौर पर लोगों को बताती हैं या नहीं बताती हैं? कि बताती है ना, क्योंकि कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए ना। मतलब खुशी से बताती हैं आप? खुशी से बता देते हैं। वाह वाह। बाद में तो पता होना चाहिए, हो गए ना। हाँ, बल्कि आपको बताना भी चाहिए कि ये सामान्य आदमी नहीं कर सकते, मैं कर पा रही हूँ। हम कर पा रहे हैं, है ना? जी। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और दिल कर रहा है कि कभी फील्ड पर आकर देखें कि आप लोग कैसे ये काम करती हैं। हाँ, जरूर आएंगे। जी। अच्छा, कभी कोई दिक्कत हुई या कोई ऐसी घटना हुई जो आप बताना चाहें? कोई यादगार पल रहा हो आपकी नौकरी में? ऐसी दिक्कत आती है कभी कभी कि कुछ जाम रहता है जी। हम लोगों को कुछ पार्ट चेंज करनी है और वो हम लोगों से हो नहीं पा रहा है, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो सर का सहयोग रहता है, जो हमारे SSC वगैरह रहते हैं ना जी, वो हमारा सहयोग करते हैं कि उसको कैसे करना है, फिर हो जाता है वो। यानी कि हमेशा आप कुछ भी कहीं फंसती हैं तो उसको करने के लिए, उस बाधा को हटाने के लिए तैयार रहती हैं, तत्पर रहती हैं। जी जी। तो वो हो जाता है। हाँ। बहुत अच्छी बात है श्वेता जी कि ये जो आप बड़े आसानी से कह रही हैं हो जाता है, अगर ये हम सब सोच लें तो वाकई सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग किसी चीज को कठिन नहीं समझना चाहिए। जी। शुरू में हमको दिखता है कि वो कठिन है जी, पर वो करने के बाद आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो किसी भी कर्म के लिए ये मूल मंत्र है कि देखने में जो काम कठिन लगता है, अगर उसे किया जाए तो वो आसान हो जाता है। बिल्कुल। आपका कुछ और मूल मंत्र है? ऐसा कुछ तो नहीं है, मगर हम कर्म करेंगे तो वो फल तो मिलेगा हमको। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये पीछे से रेल की जो आवाज आ रही है वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, कि हमें लग रहा है कि हम वहीं बैठे हुए हैं। और अब चलिए, आपने इतना अच्छा काम किया तो आपकी पसंद का कोई गीत सुनवा दें। पसंद का गीत? जी। फिल्में नहीं देखती हैं क्या आप? जी देखती हूँ। कौन सी देखी फिल्म लास्ट? हॉरर मूवी पसंद है मुझे। वो कौन थी? ठीक है, गाती हूँ गाना एक। अरे वाह, चलिए हम दोनों मिलके गाएं। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू।
हाँ, तो रेणु जी, हमारी सखियों की ये जो शक्ति की गाथा है कि हमारी सखियों ने किस तरह से एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, उसकी ये गाथा थी जो हमने सुनी। और इससे हमारी और भी जो दूसरी सखियां, उनको प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे कार्य जो अब तक नहीं किए जा रहे थे, अब तो महिलाएं करने लगी है। तो अब कोई ऐसा काम अछूता नहीं बचा है हमारी सखियों से, महिलाओं से। तो आप जो भी काम करना चाहे उस और एक कदम और आगे बढ़ा सकती हैं। या यूं कहें कि जो भी हम कर रहे हैं उसको अपना 100% दें और बड़ी निष्ठा के साथ करें। हर वक्त ये मत सोचिए आपकी हम कुछ अनोखा ही करें जिससे कि हमारा नाम हो। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सही ढंग से जो भी काम आप कर रही हैं वो भी करने में उतनी ही प्रशंसा मिलती है और उतनी ही तारीफ मिलती है। भाई तारीफ का तो हर कोई भूखा होता है। बिल्कुल, तारीफ जो होती है वो हमें संबल देती है इस बात का कि हाँ, जो हमने किया वो अच्छा किया और ऐसे ही हमें और आगे करते जाना है। और कुछ उत्साहवर्धन भी होता है। बिल्कुल उत्साहवर्धन होता है। फिर लगता है कुछ हम इसमें इजाफा भी करते चलें, इसमें भी वृद्धि करते चलें, यानी इसमें और निखार आ जाए तो बेहतर है। हाँ। और इच्छाओं की जहाँ तक बात है, कुछ मौसम जब आता है तो कुछ और भी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। बिल्कुल, बातों की फुहार हो गई, अब ठंडे छींटों की फुहार भी हम थोड़ी दे दें, लेकिन हमारे पास तो गीत है जिनकी फुहार हम करके ठंडक दे सकते हैं। बरसे बुहार, बरसे बुहार, कांच की बूंदें बरसे जैसे, बरसे बुहार, बरसे बुहार, कांच की बूंदें बरसे जैसे, बरसे बुहार, बरसे हीरों के हार पहने फुहार फूले रे, हीरों के हार पहने फुहार फूले रे, रेशम के तार लेके बहार झूले रे, कोई अगर जो आए नजर तो कहना रे कहना, बरसे बुहार, बरसे बुहार, कांच की बूंदें बरसे जैसे, बरसे बुहार, बरसे बुहार। पाजी है पाज ठंडी आवाज सावन की, पाजी है पाज ठंडी आवाज सावन की, अग्नि लगाते गीली घटा जी सावन की, कोई अगर जो आए नजर तो कहना रे कहना, बरसे बुहार, बरसे बुहार, कांच की बूंदें बरसे जैसे,
देखिए ठंडे छींटों की ये फुहार हमने डाल दी और मुझे लगता है कि ये गाना सुन के जहाँ बारिश नहीं हुई है वहाँ के भी लोगों के दिलों में ठंडक तो हुई गई होगी। हाँ बिल्कुल, वो एहसास जो होता है ना, हाँ। वो अलग ही शीतलता देता है। और आप गर्मी में भी फुहार का अनुभव जब करते हैं तो उसका मजा थोड़ा अलग रहता है। गर्मी के साथ साथ थोड़ा ठंडा ठंडा, ठंडे के साथ थोड़ी गर्मी गर्मी, हाँ। दोनों का मिला जुला जो आभास है वो अलग आनंद देता है। और स्त्री के जीवन में एक ऐसा समय आता है ना रेणु जी कि वो भी उसके दिल को, दिमाग को और मन को इतनी ठंडक देता है कि बस पूछे मत। और वो है पहली बार गर्भधारण करना। जी हाँ, पहली बार कहें चाहे दूसरी बार कहें, गर्भधारण वाकई अपने आप में एक बहुत दिव्य अनुभव है। दिव्य अनुभव है। और कहीं ना कहीं ये प्रकृति का मुझे चमत्कार लगता है। हम बाकी चीजों में बहुत चमत्कार सोचते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि गर्भधारण हो या एक बच्चे का धीरे धीरे उस बीज का पलना उसके अंदर और बड़े होना और फिर धीरे धीरे सारे अंगों का बनना अपने आप में किसी चमत्कार से तो कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं है। और ऐसा है कि जब पहली बार कोई भी स्त्री माँ बनती तो कई तरह की शंकाएं उसके मन में होती है, बहुत ज्यादा और बहुत सारे सवाल होते हैं और शारीरिक परिवर्तन भी बहुत सारे आते हैं। तो वो एक चुनौती उनके सामने आ खड़ी होती है कि भाई इन चीजों से कैसे निपटा जाए। लेकिन वहीं अगर घर की कोई बुजुर्ग स्त्री, कोई महिला अगर उनका मार्गदर्शन अच्छी तरह से कर दे, बातों को अच्छी तरह समझा दे, तो ये दिन निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इसीलिए आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। यानी हम घर की एक बुजुर्ग महिला के तौर पर उस भूमिका में हैं मंजू। हाँ बिल्कुल, भाई बुजुर्ग हो या ना हो लेकिन उस भूमिका में जरूर है। हाँ, श्रोताओं, मंजू ने बता दिया कि भाई सबसे बुजुर्ग हम ही हैं। तो उसकी जो समस्याएं होती है, यानी कि महिला के जो सुख दुख है वो आने वाले बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे और किस तरह से थोड़ी सावधानियां रखनी, तो इस विषय में आज थोड़ी सी हम बात करते हैं। बिल्कुल। वैसे भी अगर आपको जरा भी लगता है कि गर्भधारण हो गया है, उसका भी पता ही है कि हाँ, अगर माहवारी है और मासिक धर्म नहीं हुआ है विवाह के बाद, तो आप थोड़ा सा डॉक्टर से मिल लीजिए, चिकित्सक से मिलिए, जो भी वो जांच आदि कहें वो कर लें। और जो अगर आपको सूचित करते हैं कि भाई आपके पास ये शुभ सूचना है, हाँ। और आप माँ बनने वाली हैं, तो सबसे पहले तो खुश हो जाइए। हाँ बिल्कुल, अगर सारी चिंताएं भूल कर, है कि नहीं जी। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इसके लिए तैयार रहना भी चाहिए। और अगर ठीक है, आपने सोचा है, कभी होता है, आजकल के बच्चे जैसा सोचते हैं कि अभी हमने योजना नहीं बनाई है, हम 6 महीने बाद करेंगे, 1 साल बाद। लेकिन अगर आपको जरा भी ठीक ठाक है सब कुछ, तो आप उसको स्वीकार करें, उसका स्वागत करें। ये प्रकृति की देन है, आपके पास उपहार मिल रहा है जी। और फिर उसकी सूचना आप घर के जिस बड़े सदस्य को या जिस अपने आत्मीय को देना चाहते हैं उसको दीजिए, है ना। और जब आपको ये पता चल जाए तो सबसे पहले आप स्त्री रोग विशेषज्ञ से जाकर के मिले। 2-3 महीने निकलने का इंतजार ना करें, जैसे ही पता चले सबसे पहले मिले और इस बात को पक्का कर ले कि हाँ, आप गर्भधारण कर चुकी हैं। और जब ऐसा पक्का हो जाए तो उसके बाद जो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है वो है अपने खान पान का ख्याल। खुश तो आपको रहना ही है कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन अपने आप को तनाव से मुक्त रखें, खुश रहें और अपने खान पान पर ध्यान दें। क्योंकि कुछ लोगों का शुरू में जो हार्मोनल बदलाव आते हैं उसकी वजह से उनको खाना नहीं पचता है या उल्टी जैसा लगता है, बार बार उबकाई आती है। तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ये ना सोचे कि ऐसा तो होता ही है, फिल्मों को देखकर बिल्कुल उसको फॉलो ना करें। जी, क्योंकि सिनेमा में तो यही पहचान होती है कि जरा सा भी लड़की ने उल्टी करने की कोशिश की, हाँ। तो छोटे बच्चे कहते हैं देखो अब ये माँ बनने वाली है। आप ऐसा ना सोचें। होता है, जरूर होता है, बहुत लोगों को 3 महीने के बाद तक होता है, लेकिन उस दौरान भी ऐसा ना हो कि आपके शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाए। तो डॉक्टर से मिले और सही पोषण लेते ही रहें। हाँ, और जैसा कि शुरुआत के 3 महीने में उबकाई आती है और खाने का मन नहीं करता है, लेकिन मन चाहे ना करे, लेकिन फिर भी हमें कुछ न कुछ खाते रहना है। अगर नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। इसके लिए खाते रहें, लेकिन पौष्टिक खाना खाना है और संतुलित आहार लेना है। और इसके अलावा भोजन के संबंध में जो बातें ध्यान में रखनी वो है कि भोजन आप गर्म और ताज़ा लें। बासी भोजन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, परहेज करना है उससे। और चिकित्सक की सलाह से आप अगर विटामिन और मिनरल की कमी है तो उसकी खुराक, एक्स्ट्रा खुराक जो होती है वो ले सकते हैं, ताकि बच्चे के शरीर में कोई कमी ना हो। और हरी सब्जियां, फल और दूध का सेवन जो जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अनुसार करें। ऐसा नहीं कि जो चीज़ अच्छी है तो आप इतनी ज़्यादा खा लें कि उसके बाद में पता चले कि भाई बच्चे का वजन बहुत बढ़ गया
गया है या बच्चे की साइज बहुत बढ़ गई और आपको जी। किसी अन्य परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। इसलिए जो संतुलित जितनी आवश्यकता है उतना खाएं। इसके अलावा इन दिनों में पैरों में अकड़न की जो है एक वो समस्या होती है, तो वो कैल्शियम की कमी या किसी और चीज की कमी की वजह से हो सकती है, तो डॉक्टर आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा अगर जरूर आवश्यकता लें, है जो तो भी लें। आपके शरीर में कमी है उसकी पूर्ति पर ध्यान दें। इसके साथ साथ एक बात और है मंजू, जैसे कि हम हर चीज का बहाना लेते हैं, तो इसमें भी बहाना बहुत चलता है हाँ। कि भाई जो मन कर रहा है वो खाना ही है। हाँ। ठीक है, आप जरूर खाएं, अपनी रुचि को दबाएं ना, जो इच्छाओं को ना दबाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर बहुत वसा युक्त चीज या तली हुई चीजों को खाने का मन है तो बहुत कम खाएं उसे। इतना ही बस रखें कि आपकी जुबान खुश हो जाए, बस हाँ। पेट तक ना जाने दें उसको। जी। पेट के लिए कुछ अलग चीजें रखें और पेय पदार्थ और बहुत गर्म चीजों के सेवन से बचें। हाँ। अधिक चाय कॉफी आदि ना पिएं, क्योंकि वैसे भी ये भूख समाप्त कर देती है, तो बाकी आप कब खाएंगी। तो किसी भी सूरत में अपने मन में से कोई भी दवा भी ना लें। चाय कॉफी तो आप कोशिश करके बंद ही कर दें, अच्छा दूध पीजिए, उसमें मेवे आदि डाल के लें। और ये जो दवाओं की जहां तक बात है, अगर आपको सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो आप ये ना सोचे कि ये तो हम बड़ी आसानी से कभी भी ले लेते थे, ये न लें। बिल्कुल। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे के ऊपर कुछ उसका असर पड़ जाए। हाँ, यानी आम दिनों में तो हम चाहे सर्दी खांसी बुखार या कुछ और हो जाता अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन इस समय चूंकि एक नन्हा बालक आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है अपने मन से लेना। और जैसे कि सर्दी हो गई तो ये इतनी छोटी सी बात है कि हम इसको थोड़ा भाप वगैरह लेकर के इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आमतौर पर। लेकिन अगर फिर भी ऐसी कोई नौबत आ जाए तो डॉक्टर की सलाह हमें जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा इन दिनों में एक आम परेशानी जो होती है वो होती है कब्ज की शिकायत। तो जब ऐसा लगे आपको कि कब्ज है तो आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं या फिर पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और फलों का जूस है वो ले सकते हैं। तो ये सब लेने से क्या होगा कि जो कब्ज की शिकायत है वो दूर हो जाएगी और ये दिन आपके आसानी से निकल जाएंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये मत मान लीजिए कि आपको आराम करना है, इसमें हल्का फुल्का व्यायाम करें। और अब तो बिल्कुल 9वें महीने तक भी कुछ कुछ व्यायाम ऐसे हैं जो करवाए जाते हैं, जैसे कि प्रसव भी जो बहुत आसानी से होता है। तो उन सबको विशेषज्ञ की सलाह से जरूर लें। और एक बात और है कि अब सारी चीजें बहुत तैयारी से होती हैं, जैसे हमने कहा ना, योजना बनाते हैं। तो जैसे ही आपने योजना बनाई तो आयरन की जो भी कमी है ऐसा ना हो कि हो जाए, तो पहले से ही हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना खा लें। तो इन सब चीजों से उसकी पूर्ति बराबर करें, ताकि आपको उसके लिए भी कोई दवा ना लेनी पड़े, तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो जो दवाएं लेते हैं उससे कभी कभी कब्ज की शिकायत भी हो जाती है। तो बेहतर है कि आप प्राकृतिक रूप से इन सारी चीजों की पूर्ति करते रहें। हाँ, यानी डॉक्टर जो सप्लीमेंट देते हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके भोजन में ही उसकी अतिरिक्त मात्रा अगर चली जाएगी तो पूर्ति हो जाएगी, है ना। और जैसे कि आपने कहा कि हल्का व्यायाम करना जरूरी है। कई महिलाओं को हमने देखा है कि जैसे ही गर्भधारण होता है घर में माहौल कुछ ऐसा बन जाता है कि भाई अब तो बस बिल्कुल पूरी तरह से आराम करना, हिलना भी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले की महिलाएं तो बहुत सारा काम करती थी, लेकिन अब इतना नहीं, तो कम से कम आराम तो हमें नहीं करना है। जो रोजमर्रा के हल्के फुल्के काम है वो करते रहे। और इसके अलावा व्यायाम के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि पैदल चलें। सुबह के वक्त थोड़ा पैदल सैर के लिए बाग बगीचे में जा सकते हैं। रात के खाने के बाद भी हमें वैसे भी दूसरे लोगों को भी चलना चाहिए, लेकिन गर्भधारण की हुई स्त्री को तो जरूर थोड़ी देर के लिए पैदल घूमना ही चाहिए। तो उससे छूट न ले उसके हाँ, तो उससे क्या होगा, आपके पेट की हलचल होती रहेगी, तो जब प्रसव की स्थिति होगी उस समय ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके लिए चलते रहें और थोड़ा व्यायाम करते रहें। लेकिन ये सारी चीजें जो मंजू हम लोगों ने बताई हैं वो हम बता दें कि ये सामान्य स्थिति में है, लेकिन आप ये ना सोचे कि आपको कोई विशेष परेशानी है तो आपने कहा कि भाई हमने तो कहा था व्यायाम करिए तो आप करने लगे। बिल्कुल नहीं। अगर किसी को कहा है, मना किया है डॉक्टर ने, कभी कभी पूरे 9 महीने बेड रेस्ट पर जाना पड़ता है, तो वो स्थिति विशेष स्थितियों की जो बात है उसको बिल्कुल इसमें लागू न करेंगी। जी बिल्कुल। और जैसे कि लंबी दूरी की यात्राएं करनी है तो आप अपने ध्यान रखें कि आपको कैसे उठना बैठना है। कपड़े आप आरामदायक पहने, बहुत कसे हुए कपड़े ना पहने। तो ये सब चीजें दिखावे पर ना जाएं, फिर अपने आराम से रहें ताकि आपके पेट को आराम मिलता रहे। थोड़ी थोड़ी देर पर लेट भी लें, पानी अच्छे से पीते रहें, पेशाब आदि लगे तो उसे रोकें नहीं। इन छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखें कि शरीर की कोई भी जो जरूरत है उसे ठीक से ध्यान दें उस पर। जी। और काम और व्यायाम के बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है ना, काम और आराम के बीच। कई बार है ना, बहुत घंटों घंटों तक काम करती रहती है और बहुत ज्यादा थक जाती है, और कई बार घंटों घंटों महिलाएं सोई रहती है और उसकी वजह से बहुत
ज्यादा आराम तब की भी वजह थक से जाती हैं, हाँ पता है? शरीर में अकड़न आ जाती है। तो दोनों के बीच संतुलन बना रहे कि आप थोड़ी देर काम करें, थोड़ी देर आराम करें। बिल्कुल। अगर ऐसी स्थिति होगी तो 9 महीने आराम से निकल जाएंगे, अन्यथा कोई ना कोई परेशानी होती रहेगी और फिर हमें ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे, ये कब 9 महीने निकले, कब ये समझ आई, ये क्या मुसीबत आ गई। इस तरह की सोच से हम बचे रहेंगे। जी। इसके अलावा एक बहुत अहम बात यह है कि महिलाओं को जो है ऊंची सैंडल या ऊंची एड़ी की चप्पल पहनने की आदत होती है, लेकिन गर्भ धारण के समय ये ऊंची एड़ी के फुटवेयर जो है, जूते चप्पल, ये नहीं पहनने हैं, क्योंकि कई बार गिरने की संभावना रहती है या फिर बिल्कुल। इसकी वजह से कमर वगैरह पर भी बहुत असर आता है। कूल्हे पर जोर पड़ता है और बाकी समस्याएं उठ सकती हैं, पीठ में दर्द हो सकता है, वैसे भी सामान्य दिनों में होता है। फिर ऐसे समय तो जरूर आप एहतियात बरतें, जैसे हमने कहा ना, जो भी सुविधाजनक चीज है बस वही करें आप, है ना? और सामान उतारने के लिए, जैसे किचन का कोई सामान उतारना है, स्टूल के ऊपर चढ़ जाती है वो, तो ये इस समय आपको नहीं करना है, जी। क्योंकि गिरने की संभावना बनी रहती है। और आम दिनों में तो कहीं चोट लग जाएगी तो कोई भर बात सकता नहीं। है, हाँ, लेकिन लेकिन ऐसे समय में चोट लगना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल, तो कोशिश ऐसी करें कि कोई भी और दवा आपको न खानी पड़े। आप अपने सामान्य स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गिरने आदि से बचें, कोई भी दुर्घटना न हो ऐसा ख्याल रखें, और बहुत अधिक व्यायाम ना करें। जैसे कहा मंजू तुमने कि संतुलन रखें, तो भाई ऐसा ना हो कि बहुत काम करें, कहें कि भाई सखी सहेली में तो कहा था कि भाई काम करती रहो, तो ऐसा नहीं है। ये आपको देखना होगा, आपका शरीर है क्या कहता है। और खाने पीने के मामले में इस वक्त जो है महिलाएं बड़ी वो यूं कह सकते हैं कि उनकी चॉइस रहती है कि नहीं, हमें मीठा बहुत पसंद आ रहा है, या तीखा बहुत पसंद आ रहा है, या खट्टा बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन यहाँ भी हमें संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि बहुत तीखे व्यंजनों से एसिडिटी हो सकती है और बहुत मीठा खाने से वजन बढ़ सकता है। तो ये जो है एक संतुलन बनाए रखने वाले दिन है, और अगर संतुलन बना रहा तो ये जो 9 महीने कब कट जाएंगे पता भी नहीं पता नहीं चलेगा। चलेगा ना। और जब ज्यादा मन न लगे तो गीत सुन लीजिए। हाँ। चंदा से होगा वो प्यारा, फूलों से होगा वो न्यारा, नाचेगा आंगन में छम छम, नन्हा सा मुन्ना हमारा। चंदा से होगा वो प्यारा, फूलों से होगा वो न्यारा। नाचेगा आंगन में छम छम, नन्हा सा मुन्ना हमारा। खिलती हो जैसे कली सी, होगी ज़बां तो तिली सी। खिलती हो जैसे कली सी, होगी ज़बां तो उतली सी। पापा ओ मामा ओ बाबा, पकड़ेंगे हम चांद तारा। चंदा से होगा वो प्यारा, फूलों से होगा वो न्यारा। नाचेगा आंगन में छम छम, नन्हा सा मुन्ना हमारा। अब तक छुपा है वो ऐसे, सीपी में मोती हो जैसे। अब तक छुपा है वो ऐसे, सीपी में मोती हो जैसे। परियों
चलकर आता ही होगा दुलारा। रेणु जी, आने वाले बच्चे की खुशी में गाया जाने वाला ये जो गीत है ये हमने सुन लिया। और देखिए माता पिता कितने खुश होते हैं जब किसी के आने की आहट हो जाती है घर अरे में। पूरा मोहल्ला खुश हो जाता है मंजू, तो केवल माता पिता की बात कह रही हूँ, पूरा मोहल्ला, आसपास के सब लोग। क्योंकि वाकई अब थोड़ी सी लोग सीमित 1-2 बच्चे करते हैं तो बहुत कम लोग दिखते हैं। पहले तो मतलब दिख जाती थी महिलाएं जिनका की गर्भधारण करे हुई, लेकिन अब बहुत कम दिखती हैं। हाँ, यानी खुशखबरियां थोड़ी कम मिलती है, तो जब मिलती है तो लोग खुश हो जाते हैं। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि सभी महिलाओं के जीवन में ये दिन आए, ये खास दिन आए, और सभी का ये जो समय है बड़े आराम से और अच्छी तरह से कटे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। भाई देखो मंजू, जब शुभकामनाएं तो हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन आज बता रहे हैं जो पौष्टिक होंगे, जो गर्भधारण के समय खास तौर से खाए जा सकते हैं। तो भाई जब इतने स्वस्थ गर्भधारण की बात हो रही है तो अंकुरित जो दालें होती हैं वो बहुत पौष्टिक हो जाती हैं। बिल्कुल, तो दालें अपने आप में पौष्टिक होती है, लेकिन जब उनमें अंकुरण आ जाता है तो उनकी पौष्टिकता 2 गुनी हो जाती है। और साथ ही अभी जब बारिश का मौसम अब आ गया है, इसमें सब्जियों की भी कमी आ जाती है। साथ ही कई सारी सब्जियां जो इस मौसम में नहीं भी खाई जाती है, तो ऐसे समय दालों का उपयोग करना ज्यादा हितकर होता है। तो आज हम स्प्राउट दालों से आप क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्प्राउट मूंग कटलेट हम बताते हैं, जो चटपटा भी होगा और नाम से ही पता चल रहा है भाई। बिल्कुल, और पौष्टिक तो होगा ही, और इसे गर्भवती महिलाएं भी आराम से खा सकेंगी। तो इसके लिए जो सामग्री है वो है, सबसे पहले तो आप 6 स्लाइस जो है वो ब्रेड की ले लीजिए। 1 कप उबले हुए मूंग स्प्राउट ले लीजिए। 3 चम्मच किसा हुआ पनीर लें। 1 उबला हुआ आलू। 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया चाहिए। 1 बारीक कटा प्याज चाहिए। आधा कटोरी अनारदाने ले। 2 चम्मच मूंगफली के दरदरे दाने ले। नमक स्वाद के हिसाब से लीजिए। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लें। 1 चम्मच गरम मसाला। आधा चम्मच आमचूर पाउडर। आधा कटोरी सूजी यानी कि रवा जिसे कहते हैं वो, और आवश्यकता अनुसार तेल। अब हम यहाँ कहेंगे कि आप तेल की आवश्यकता कम ही रखें तो ठीक है। बिल्कुल सही बात है ना। अब किस तरह से बनाना है इसकी विधि भी हम आपको बता देते हैं कि उबले हुए जो अंकुरित मूंग है, अब यहाँ एक काम और कर सकते हैं हम, मूंग की बजाय हम मिक्स स्प्राउट भी ले सकते हैं, जैसे कि मसूर भी डाल सकते हैं, चना भी डाल सकते हैं इसमें, और भी किसी चीज को अगर आप स्प्राउट भी डाल सकते हैं, जिनको कि आप उसको अंकुरण उसका कर सके। और उसके लिए पहले से जाहिर है आपको पता ही है कि 1 दिन पहले से उसकी आपको 2 दिन पहले से तैयारी करनी है। एक पूरी रात भर उन्हें भिगा के रखना है, फिर एक कपड़े में बांध करके उसे रख दीजिए, तो 24 घंटे में उसमें अंकुरण निकल आएंगे। तो इस तरह से आप मूंग या फिर मिश्रित जो है वो अंकुरित दालें ले लें, और उसमें आलू पनीर दोनों मैश करके डाल दें। हरी मिर्च, प्याज, मूंगफली, अनारदाने, हरा धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, आमचूर, नमक, ये सब चीजें डाल करके यानी कि सारे मसाले डाल दें और उसको एक सारे का अच्छा मिश्रण बना लें। अब इसके बाद जो ये भरावन की तरह एक तैयार हो गया, और तैयार भरावन को अब थोड़ा रख दें, और ब्रेड जो हमने लिए थे उसके कॉर्नर जो है वो निकाल करके स्लाइस को थोड़े से पानी में डुबो करके हाथ से बिल्कुल उसे दबा करके उसका पानी निकाल लें। इस अतिरिक्त पानी निकल जाएगा तो वो तेल चूसेगा नहीं ज्यादा इसके लिए। और ब्रेड के बीच में मूंग का जो ये भरावन है ये रखें और फोल्ड करके इसको कटलेट का आकार दे दें। और इसी तरह सभी कटलेट आप तैयार कर लें, और कढ़ाई में तेल फिर गरम करें और तैयार कटलेट पर सूजी जो है वो लपेट करके और फिर इसे तल लें। और अगर आप तलना ना चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं। शैलो फ्राई करने से थोड़े कम तेल में काम हो जाएगा, और जो आजकल नॉन स्टिक आते हैं उसमें तो बहुत कम तेल में भी काम हो सकता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जो हम लोगों ने ब्रेड को कहा पानी में डालकर निकालने के लिए, बस डालना है और तुरंत निकाल लेना है। और उसके साथ साथ एक बात और है मंजू की, इस सब चीजों को बिल्कुल तेल गर्म हो जाए, और गरम गरम में ही करें, क्योंकि इसमें अंदर तक कुछ पकने जैसा नहीं है, सारी चीज पक्की हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हम ब्रेड भी वैसे खा लेते हैं और जो अंदर भरावन है वो भी हम वैसे खा सकते हैं। तो इसमें पकाने जैसा कुछ नहीं है कि अंदर तक उसको सिजना है। तो बस आप डालें और जितना ही बस ऊपर से जरा सा कुरकुरा हो जाए और आप निकाल लें और खा लें गरम गरम। बिल्कुल, और इसे आप हरी चटनी, टोमेटो सॉस या दही की किसी चटनी से आप खाएंगे तो बहुत मजेदार लगेंगे, और पौष्टिक तो ये है ही। बिल्कुल सही बात है। अब आती है स्प्राउट मूंग कटोरी। इसमें 1 कप अंकुरित मूंग, 2 बड़े चम्मच उबले हुए मक्के के दाने, बारीक कटा हुआ प्याज 1 ले लें, और 2-3 बारीक कटी हरी मिर्च तो भाई आप ज्यादा कम कर सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच अनारदाने, बारीक हरा कटा धनिया, आधा कटोरी घिसा हुआ पनीर,
नमक, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के हिसाब से, और एक छोटा चम्मच चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, पुदीना, ये सारी चीजें जो मसाले के होती हैं वो, नींबू का रस भी थोड़ा सा लेंगे, और काला नमक, एक उबला मैश किया हुआ आलू लेके, और सजाने के लिए 2 बड़े चम्मच हरी चटनी सब। और अगर आप चाहें तो सेव, जैसे होता है ना, सेव डाल लेते हैं, ऊपर से हरा धनिया डालते हैं। तो और कटोरी के लिए इमली की मीठी चटनी भी लेंगे तो खट्टी में नहीं, इतनी सजावट के बाद तो खाना अच्छा लगेगा। हाँ। 2 बड़े चम्मच मक्के का आटा, और 1 बड़े चम्मच मैदा लेना होगा, 1 बड़ा चम्मच तेल, स्वाद के अनुसार नमक, और तलने के लिए तेल। तो कटोरी की सारी सामग्री एक सार कर ले, मिला ले, गूंथ ले, यानी कि जो हमने पहले बताया कि मक्के का आटा, मैदा, और बस इन दोनों को मिला के उसमें मोयन डाल के उसको कर ले, गूंथ लें आटे को। उसके बाद लोई बना लें, गोल बेल लें, और छोटी छोटी कटोरी के ऊपर बेली गई रोटी लपेटे, और गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल लें। इस तरह से सभी कटोरियां एक सार कर ले, बना ले पहले, फिर उसका भरावन की तैयारी करेंगे हम। उनको उसमें क्या क्या रख डालेंगे जी, तो बता दो। मैं बताती हूँ। और जो कटोरी का हमने बात की, तो कटोरी के ऊपर आप उसे रख करके जब आप तलेंगी ना, तो वो जो स्टील की कटोरी है वो तो अलग हो जाएगी, लेकिन उसका जो आकार है वो आटे में आ जाएगा, यानी कि वो उस जो हमने आटा जो बनाया था उसकी वो कटोरी तैयार हो जाएगी, जो कि खाने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। यानी कि जो हमने बताया कि रोटी आप बेल लें, उसको लोई को अच्छे से कटोरी के पीछे की ओर चढ़ा लें उसको, और फिर आप उसको तलने में डाल देंगे तो कटोरी अलग हो जाएगी, और ये मैदे की कटोरी बनके अलग से आ जाएगी। उसका आकार आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब भरावन की जो सामग्री हमने बताई थी उसको सबको मिला करके आपको एक सार कर लेना है, और इसमें हरी चटनी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं, और प्लेट में जो तली हुई कटोरी थी उसे रख लें, और ऊपर से भरावन वाली जो सामग्री है वो डाल लें, यानी कि स्प्राउट और आलू और जो मसाले डाल करके हमने तैयार किया था वो डाल लें, और ऊपर से उसमें चटनियां डाल लेंगे। डाल करके फिर ऊपर से थोड़ी सी सेव बुरका लें, थोड़ा चाट मसाला बुरका लें, थोड़ा अनारदाना बुरका लें, तो ये देखने में भी बड़ा सुंदर लगेगा और खाने में तो चटपटा है ही। और इसमें कुछ तो लोग इसमें बहुत पतला पतला काट के बीट भी डाल सकते हैं, यानी कि चुकंदर भी डाल सकते हैं रंगीन करने के लिए, उसको ककड़ी के छोटे छोटे बारीक टुकड़े भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें मिलकर के पोषण को भी बढ़ाएगी और स्वाद तो बढ़ाएगी ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। भाई हमारे साथी भी लिखकर भेजते रहते हैं, हमारी सखी ने लिखकर भेजा है, अंकुरित मोठ की सब्जी 2 कप बड़े, और 2 कप बड़े अंकुरित मोठ भी लेना है। पहले तो मोठ की सब्जी भी, और 2 बड़े कप में अंकुरित मोठ, 1 चम्मच शक्कर या गुड़, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी लेना है, और 2 बड़े प्याज, बारीक कटा धनिया, और तेल 2 बड़े चम्मच, 1 चम्मच राई, हल्दी, मिर्च पाउडर, 2 बड़े टमाटर कटे हुए होने चाहिए। अब मोठ अंकुरित कर ले, और कढ़ाई में तेल डालकर गरम करें, उसमें प्याज डालकर अच्छी तरह से भून लें, और उसके बाद ये जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है उसे भी डालकर हल्का सा भून लें। उसके बाद मोठ डाल दें, हल्दी, मिर्च, नमक, शक्कर, टमाटर सब डालकर ढक दें, और थोड़ा सा भाप में इसको पकने दें। और इसको जब आप परसेंगी तब उसमें हरा धनिया, और वही है ऊपर से सेव डाल दें। सेव तो बस, मतलब क्या कहना चाहिए, 4 चांद लगा दें। हाँ, तो हमारी इन सखी को हम धन्यवाद देते हैं, इन्होंने जो रेसिपी लिख के भेजी, और जितनी पौष्टिक रेसिपी हमने यहाँ अभी बताई है ना रेणु जी, अब जो गाना हम सुनवाने वाले हैं ना, बिल्कुल हमारे दिमाग को देखिए, बड़ा खूबसूरत गाना है, और आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में ये भी अंकुरित अनाज की तरह ही सखियां बताएंगी भाई। प्यार के जहान की निराली सरकार है, निराली सरकार है। प्यार के जहान की निराली सरकार है, निराली सरकार
हवलदार है ये दिल चौकीदार है। प्यार के जहान की निराली सरकार है, निराली सरकार है। मोहब्बत के थाने में, मोहब्बत के थाने में ये दिल थानेदार है, ये दिल हवलदार है, ये दिल चौकीदार है। प्यार के फूल में एक ही कलाम है जी, एक ही कलाम है जी, एक ही कलाम है। लाखों उम्मीदवार कोई कोई पान है, लाखों उम्मीदवार कोई कोई पान है। मुश्किल सबक है ये, मुश्किल सबक है ये, पर मजेदार है जी, पर मजेदार है। मोहब्बत के थाने में, मोहब्बत के थाने में ये दिल थानेदार है, ये दिल हवलदार है, ये दिल चौकीदार है। प्यार के जहान की निराली सरकार है, निराली सरकार है। मोहब्बत के थाने में, मोहब्बत के थाने में ये दिल थानेदार है, ये दिल हवलदार है, ये दिल चौकीदार है। प्यार किया जिसने वो प्यार ही में खो गया, प्यार ही में खो गया, प्यार ही में खो गया। इतना समझ लो कि बेकार हो गया, इतना समझ लो कि बेकार हो गया। उसके लिए तो, उसके लिए तो हर दिन इतवार है जी, हर दिन इतवार है। मोहब्बत के थाने में, मोहब्बत के थाने में ये दिल थानेदार है, ये दिल हवलदार है, ये दिल चौकीदार है। प्यार के जहान की निराली सरकार है, निराली सरकार है। मोहब्बत के थाने में। हाँ तो रेणु जी, क्या बात है, पतंगा मजा आ फिल्म, पतंगा फिल्म का ये गाना हमने सुना। और ऐसी अनोखी सरकार अगर घर में चले तो भाई सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चलता है ना? रहता है। बिल्कुल और सही बात इसके है। अलावा जो गाने हमने सुनवाए, थोड़ी सी बेवफाई, लीडर और मैं भी लड़की हूँ, इस फिल्म के गाने हमने अपनी सखियों को सुनवाए। और अब आज के इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ जा रहा है, तो कार्यक्रम समाप्त करने की अब हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।